हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 हेतु कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन सब का हल हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप इस पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो, अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। ऐसे सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम आगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपके यहाँ मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 पे दिया हुआ है। यहाँ आपको कुल 4 अंक मिलने वाले हैं। 4 अंक का एक सवाल आने वाला है। कुल अंक यहाँ पे रहेंगे कितने? 4। यहाँ पे प्रश्न क्या रहेगा? केवल प्रश्न रहेगा 1। कुल प्रश्नों की संख्या क्या है यहाँ से इस अध्याय से कितनी रहेगी? तो कुल प्रश्न संख्या जो है वो रहने वाली है यहाँ से 1। तो एक प्रश्न आएगा, यहाँ से 4 अंक आपको मिलेंगे। तो ये अध्याय देखो आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। ये वीडियो जरूर अंत तक देखें। ये जो 1 घंटे 1.5 घंटे में आप देखने वाले हैं पूरा 1 शॉट वीडियो है। पूरा कंप्लीट आपको ये अवकलज के अनुप्रयोग क्लियर हो जाएगा। कोई भी तरह से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और साथ ही साथ हम बता दें कि हम लोगों ने जो आपके बोर्ड में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ और उसमें इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तरीके भी सीखेंगे कैसे हल करना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्लियर? तो अंत तक जरूर वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक और जैसे ऐसे सारे सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको आवश्यकता है। तो 2020-21 और बोर्ड एग्ज़ाम जो दिलाने वाले हैं क्लास 12 के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या जिनका सप्लीमेंट्री आया है, सब्जेक्ट रुका हुआ है, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हम अवकलज के अनुप्रयोग में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने कुछ रखा है यहाँ कि आपको भाई इस चैप्टर को अगर आपको रीड करना है, इसको आपको स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अवकलन की अवधारणा आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी अवकलन की अवधारणा कहने का मतलब क्या है, अवकलन होता क्या है, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो अवकलन की अवधारणा आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स या अवकलज कैसे निकालते हैं, इसका थोड़ा सा बस आपको तरीका पता होना चाहिए। कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं यहाँ। जैसे सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? d/dx। ये अवकलन से दर्शाते हैं हम लोग। अगर कोई हमारे पास एक अचर राशि है जो x की घात n है, तो इसका अवकलन करने पे हमको आंसर क्या मिलता है? इसका बेसिक सा फॉर्मूला है n(x)n-1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बस आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, d/dx। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ क्या है? 5x। इसका अगर मुझे अवकलन करना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 × dx/dx। और dx/dx क्या होता है? 1। तो 5 × 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर 5 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, d/dx सपोज कांस्टेंट है कोई भी, ठीक, तो इसका जब भी हम अवकलन करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 0। जैसे एग्जांपल ले लें, d/dx अगर मुझे 10 का यहाँ पे क्या करना है? अवकलन करना है, तो आंसर क्या आ जाता है? 0। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को पता होंगे, नहीं होंगे तो यहाँ यूज़ करने, ये मैं बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट जो है श्रृंखला नियम, जो श्रृंखला नियम है, चैन रूल जिसको कहते हैं, वो आपको समझना है। देखो श्रृंखला नियम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट से आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो, और कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अगर आप कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप बना लेते हैं। ठीक है, श्रृंखला नियम क्या कहता है? लेट अस सपोज हमारे पास मान लो
डी बाई डी एक्स है, हमको क्या करना है, आर के वर्ग का अवकलन करना है, मान लो, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई राशि दिया रहेगा और किसी और के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिखा होगा तो टी के सापेक्ष करना है। ऐसे जगह पे हमको श्रृंखला नियम लगाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, ऐसे तो आप यहाँ पे अवकलन कर नहीं सकते, क्या क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष आप ऐसी राशियों का अवकलन नहीं कर सकते जो वहाँ पे दिया ही ना हो। अगर x है तो x ही होना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर x नहीं है, r है, तो r भी हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल है। अगर हम समझते हैं, देखो r वेरिएबल है तो r के सापेक्ष ही हमको इसका अवकलन करना होगा। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं श्रृंखला नियम के हिसाब से, देखो हम इसको ऐसा लिखते हैं, d बाई डी आर, आर की घात 2 इंटू डी आर बाई डी एक्स, और यही आपका श्रृंखला नियम कहलाता है। और ये मोस्टली यूज़ होने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और इसका आप आसानी से फिर अवकलन कर पाओगे। अभी तो नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाएंगे इसका अवकलन। आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2r, 2 सामने आ जाता है। देखो ये तो अभी मैंने बताया बेसिक फार्मूला, n सामने आ जाता है और x के पावर में n-1 हो जाता है, तो 2 सामने आ जाएगा और r के पावर में क्या हो जाएगा 2-1, और dr बाई डी टी रहेगा, एज इट इज dr बाई डी एक्स है, सॉरी dr बाई डी एक्स है, वैसे ही रहेगा। और ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी एक्स। तो इस तरह से देखो ये जो हमारे पास था d बाई डी एक्स आर स्क्वायर, इसको हम लोगों ने हल कर लिया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अवकलन की अवधारणा और ये श्रृंखला नियम। तो अवधारणा या कॉन्सेप्ट जो है, ये देखो सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसका बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता होगा, ये यूज़ करना है। साथ ही साथ श्रृंखला नियम या चेन रूल आपको लगाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लो कोई फलन दिया हुआ है, लेट अस सपोज यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, इफ अ फंक्शन इज एफ एक्स, फंक्शन हमारे पास क्या है, फलन दिया हुआ है हमको क्या, एफ एक्स। अगर हम इसका एक बार अवकलन करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक बार अवकलन करते हैं तो प्रथम अवकलन करने पे हमको प्रथम अवकलन किया, मतलब मैंने क्या किया, पहली बार फर्स्ट अवकलन अगर हम लोगों ने किया, एक बार अवकलन किया, तो प्रथम अवकलन करने पे ये जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे बार अवकलन करेंगे तो द्वितीय अवकलन इसका करेंगे या द्वितीय अवकलन करेंगे दूसरे बार, तो एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर फलन क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, तो यही अगर ऐसा हो, मान लो फलन हमारे पास वाई हो, तो एक बार जब अवकलन करूंगा, पहली बार जब अवकलन करूंगा तो इसको वाई डैश लिखूंगा और दूसरी बार जब अवकलन करूंगा तो वाई डबल डैश लिखूंगा। तो ये कुछ और नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। तो अगर हमारे पास फलन ये है एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स लिखेंगे पहले अवकलन में, और दूसरे बार अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ y रहेगा तो वही y डैश और y डबल डैश हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या, ठीक। इतना होने के बाद आपको कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए, 2D डायग्राम और 3D डायग्राम। द्विविमीय ज्यामिति और त्रिविमीय ज्यामिति में कुछ हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट ज्यामिति आरेख है, आलेख है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे वृत्त हो गया, घन हो गया, गोला हो गया, स्फेयर, और आयत हो गए, शंकु हो गए, इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो ज्यामिति आकृतियों के संबंध में एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या, ज्यामिति आकृतियाँ। तो कौन कौन से ज्यामिति आकृतियों के बारे में आपको जानना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन गिवन है और जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं, उनमें मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वृत्त से हो सकते हैं। तो याद रखना, वृत्त के बारे में थोड़ा आपको स्टडी करना है, मैं अभी बताने वाला हूँ आगे, जस्ट इनके बारे में थोड़ा बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा वो भी, ठीक है। तो वृत्त पता होना चाहिए, घन, ठीक है। घन के बाद आपको पता होना चाहिए शंकु, शंकु के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, आयत और गोला। अगर आप इतना जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, सर्कल, क्यूब, कोन, रेक्टेंगल एंड स्फेयर, अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज है या आप जानते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, नोट डाउन करते चलना, कॉपी पेन पकड़ के बैठना जरूर, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म कर देंगे हम आज यहाँ, ठीक है। एक भी डाउट नहीं रह जाएगा और पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, बस अंत तक वीडियो देखिए।
तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये बातें समझ आ गई। अब देखो मैंने जो कहा ज्यामितीय आकृतियां आपको वृत्त, घन, शंकु, आयत और गोला इनके बारे में पता होना चाहिए। तो वृत्त क्या है, वृत्त के बारे में सभी जानते हो। वृत्त कैसा होता है, तो वृत्त जो है इस तरह से बना होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका केंद्र होता है, केंद्र से जो ये परिधि तक की दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वृत्त के बारे में पता है तो इसका परिधि क्या होता है, परिधि तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। बस मैंने कहा ना उस आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए, वो सभी आकृतियाँ आपको पता होना चाहिए, उनके कौन बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे परिधि सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, परिधि सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जिसको कहते हैं हम, तो इसको क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये कुछ बातें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो मैंने परिधि को C लिखा, क्षेत्रफल को A लिखा। वैसे ही कुछ टर्म है जिनको आपको नोट कर लेना है। चलो एक नोट करके आप लिख लेना। जो हम लोग यहाँ संकेत यूज करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं, उसको देखो। क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ क्या उपयोग करने वाले हैं, क्षेत्रफल के लिए हम A जिसको एरिया कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आयतन का, तो आयतन संबंधी सवाल में हम V लिखेंगे, V याद रखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल की जहाँ पे भी बात होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको सरफेस एरिया कहते हैं हम लोग यहाँ डिनोट करने वाले उसको S से। यहाँ तक क्लियर हुआ। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन भी हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया। त्रिज्या सभी जानते हो, रेडियस, त्रिज्या जिसको रेडियस कहते हैं तो R लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। और ऐसे इसी तरह से समय अगर हमारे पास आ गया, समय या कोई दर का बात कर रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज या समय की बात कर रहे हैं तो हम इसको T से रिप्रेजेंट करेंगे, T समय, टाइम। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक ये टर्मिनोलॉजी है और उसका एक सिंबल है जो हम यूज करने वाले हैं। ये क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल को मैंने A लिखा। इसी प्रकार वृत्त के बारे में समझ आ गया सभी को। घन क्या होता है, तो घन के बारे में हम देखते हैं। घन क्यूब क्या होता है, तो क्यूब कुछ इस तरह से देखो ये बना हुआ है, यह आकृति क्यूब या घन कहते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं ये घन है, घन का प्रत्येक कोर क्या होता है, बराबर होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, स्मॉल a है। तो घन के बारे में कुछ बेसिक सूत्र पता होना चाहिए। जैसे इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन v वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, साइड इंटू साइड, भुजा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सीधी सी बात कहो a क्यूब होता है अगर मैंने यहाँ पे a लिया तो। अच्छा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, s से डिनोट करेंगे और इसको ये हो जाएगा क्या, 6a स्क्वायर। इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। ये अगर याद नहीं होगा तो आप परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए मैं पूरा नोट डाउन कर लो कह रहा हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोला का। गोला संबंधी कोई सवाल आया तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, आपको ये याद हो। कई स्टूडेंट जो हैं उनको अगर ये याद ना हो या भूल गए हो तो नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये क्लास 10th में आप सभी पढ़े हो मेंसुरेशन में, ठीक है। चलो देखते हैं गोला के संबंध में अगर आपको दे दे गोला, यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ा। जैसे ये हमारा फुटबॉल है या क्रिकेट, टेनिस बॉल है क्रिकेट का, तो वो गोला का अच्छा एग्जाम्पल है। आप गोला ले सकते हो इस तरह से। अब गोले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो सकता है पूछा गया या पूछा जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो जरूर नोट करते जाना, ठीक है। आयत के बारे में भी आपको पता है, चलो वो भी नोट डाउन कर लीजिए। आयत, रेक्टेंगल जिसको कहते हैं। अब देखो रेक्टेंगल के बारे में भी आपको पता है, रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल का हम बात करते हैं, यहाँ लंबाई मान लो क्या है, L है, और चौड़ाई क्या है, B है। ये आयत है। आयत का अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल एरिया, तो ये होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू B। अगर हम बात करते हैं इसके परिमाप की, आयत का परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमाप को यहाँ लिख लेना, और अगर परिमाप कहेगा तो परिमाप के लिए कौन सा हम सिंबल यूज़ करेंगे, या ये कह सकते हैं कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, तो परिमाप को पेरीमीटर P लिखना, परिमाप को P से, क्षेत्रफल को A से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। परिमाप क्या होता है, तो इसका लिख लेना 2 × L + B, ये हो जाएगा, ये हो गया परिमाप।
तो आपको इतनी जो इन्फॉर्मेशन है होनी ही चाहिए। ये नहीं पता तो नोट डाउन कर लो। एक और आपको शंकु, ये भी तो, और भी कुछ आकृतियां अगर आएंगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। कौन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, कौन कुछ ऐसा बना होता है। देखो ये आकृति, आपको ज्यामितीय आकृति इसकी पता होगी, ठीक है। इसके आयतन की बात करेंगे, आयतन या वॉल्यूम की, तो ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और कुछ बेसिक सूत्र अगर इसके लगेंगे किसी क्वेश्चन में तो देखेंगे, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सीधे हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन में, कौन कौन से टाइप आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो आपको देखो 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 4 नंबर का एक सवाल आने वाला है और इंटरनल ऑप्शन भी मिलता है। मतलब अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो दूसरे बन जाएंगे, ऐसी उम्मीद है बिल्कुल। तो कैसे आप ये कंप्लीट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो उसमें 5 टाइप में कम से कम आप जो है एक क्वेश्चन तो बना पाओगे ना, एक टाइप कोई ना कोई। 5 टाइप मैं यहाँ सिखाऊंगा, कोई भी 5 टाइप में से एक टाइप आपको बहुत अच्छे से करके आने हैं, जो इजी रहे। वहाँ पे देखना आपको इंटरनल ऑप्शन रहेगा, आप देख लेना कौन सा विकल्प है, विकल्प में कौन सा क्वेश्चन आपको सही लग रहा है। अगर जो सही लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, कैलकुलेशन कम है, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो ये समझ आया, नोट डाउन कर लिए सभी। कौन कौन से टाइप हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। 5 प्रकार के यहाँ पे सवाल, तो मैं टाइप वाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लूँगा। पहले टाइप आपको जरा लिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ टाइप के बारे में, कौन कौन से टाइप हैं जिनको हमको यहाँ करने हैं। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ इस अध्याय में देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रकार है टाइप 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रकार 1 या टाइप 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये अवकलज के 5 अनुप्रयोग भी कह सकते हो। अवकलज का जो पहला अनुप्रयोग है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर। तो राशियों के परिवर्तन की दर से संबंधित सवाल आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। राशियों के परिवर्तन की दर कोई भी हमारे पास दे दिया, जैसे ही वृत्त दे दिया, वृत्त का त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, ठीक है। शंकु दे दिया या कुछ और दे दिया, मान लो हमारे पास क्या दे दिया, जैसे गोला दे दिया, गोले का त्रिज्या बढ़ रहा है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा। इस तरह के सवाल यहाँ से मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में इसी अनुप्रयोग से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो 5 अनुप्रयोग है, क्योंकि है ना 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इंटरनल चॉइस दिया जाए तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 अनुप्रयोग तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए सभी अनुप्रयोग सीखना, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, क्लियर। कभी कभी ये हो जाता है कि ये इसके बेस पे या इस अनुप्रयोग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, और बच्चे फिर वहाँ पे जाने के बाद, एग्जाम में जाने के बाद पछताते हैं। तो आपको सभी पढ़ लेना, ये तो पहला है, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1 by 1, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं लिखा रहा हूँ। देखो जितने भी अनुप्रयोग हैं, कुछ अनुप्रयोग में कोई बातें अगर आपको सीखनी होगी तो मैं यहाँ नोट डाउन कराते जाऊँगा। यहाँ कोई सीखना नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या करना है, अवकलन करने आना चाहिए और कुछ सूत्र, बेसिक सूत्र वो लगाना है। तो मैं सवाल जब कराऊंगा अभी बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं, 5 प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 जो आपको यहाँ पे टाइप 2 दिया जाएगा, टाइप 2 है वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेगा तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के भी ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, बोर्ड एग्जाम में, इसको थोड़ा लाइटली ले सकते हो, बट ये भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। 1-2 सवाल जो आए हुए हैं उसको मैं हल कराना सिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा तरीका है, अगर आपको वर्धमान निकालने कहे, वर्धमान निकालने कहे तो आपको f डैश x का मान बड़ा करना है 0 से, उसके बाद आप वर्धमान सोचोगे। क्या होता है, अगर आपको ह्रासमान कहे तो वर्धमान हेतु f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड ह्रासमान या डिक्रीजिंग फंक्शन है हेतु, ह्रासमान हेतु आप लिख लेना यहाँ पे f डैश
x इज लेस देन 0। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको लगाना है यहाँ पे। एफ डैश मैं सिखा चुका हूँ क्या, जब आप पहली बार अवकलन करते हो, कोई भी फलन दिया हुआ है उसका एक बार अवकलन करते हो तो वो होता है एफ डैश एक्स, दो बार अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स। क्लियर, ठीक है। तो ये वर्धमान और ह्रासमान फलन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में, इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सीखेंगे। क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट जो है थर्ड, टाइप नंबर 3। तो टाइप 3 कह रहा हूं मैं इसको, या आप इसका तीसरा अनुप्रयोग कह सकते हो, अवकलज का तीसरा अनुप्रयोग ये है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, इसके सवाल थोड़े आते हैं भाई, ये भी आप इस पे फोकस कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको राशियों के परिवर्तन की दर पर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं। तो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब से भी आते हैं, इससे थोड़े कम क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास है। अप्रॉक्स मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखे और उससे फिर मैंने क्वेश्चन बनाया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ठीक है। पूरा सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो है हमारे पास है और उसको हम लोग सॉल्यूशन यहाँ देने वाले हैं आपको। तो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब क्या है, तो ये होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट्स, इससे भी आते हैं क्वेश्चन, आते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स और नॉर्मल क्या होते हैं सभी को पता है, वैसे स्पर्श रेखा और अभिलंब होता क्या है, जरा इसका थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। देखो हमारे पास मान लो कोई वक्र है इस तरह से, एक वक्र से कोई एक रेखा अगर एक बिंदु पर होते हुए, एक बिंदु से होकर गुजरते हुए जाती है तो इसको कहते हैं क्या, स्पर्श रेखा। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो ये स्पर्श रेखा है। और अगर इसी स्पर्श रेखा पर जिस बिंदु को छूते हुए जा रहे हैं वहां पर अगर हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है, दैट इज नोन एज नॉर्मल, या इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्लियर, यहां तक बातें समझ आ गई। तो ये अभिलंब है और ये स्पर्श रेखा है। अब इन दोनों का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं का है। मान लो हमारे पास कोई बिंदु है x0 y0, ठीक है, बिंदु क्या है हमारे पास, बिंदु x0 y0 हमारे पास एक बिंदु है। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्लास 10 में, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये होता है सिंपल सा इसका समीकरण है, बेसिक इक्वेशन है यही, x नॉट वाई नॉट से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। यदि यहाँ पे m क्या है, m प्रवणता है तब, क्लियर, m प्रवणता है तब ये समीकरण होता है। इस समीकरण से आपको अभी फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, ये तो कक्षा 10वीं का था। एक रेखा का समीकरण आप ऐसा लिखते थे, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। m का मान, m प्रवणता है तो m का मान आपने देखा होगा, क्या लिखते थे इसको, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, याद करो कक्षा 10वीं में पढ़ा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये m का मान है, m का मान y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते थे, ठीक है। अगर हमारे पास दो बिंदु होता था तब, ध्यान देना, अभी यहाँ पे मैं दो बिंदु को बताया ही नहीं, डिस्कस ही नहीं किया, बस एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि आप प्रवणता या स्लोप को ऐसा लिखते थे कि नहीं। तो ये अगर हमारे पास y2 माइनस y1 है, मतलब ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको dy और इसको dx लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, यहाँ तक क्लियर हुआ, dy बाई dx लिख सकते हैं। मतलब ये है क्या, ये तो आ गया ना हमारे पास एक अवकलज आ गया, dy बाई dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली बार अवकलन कर रहे हैं तो इसको हम ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या, जरा देखो ध्यान से बच्चों, ये हो जाएगा f डैश x x माइनस एक्स नॉट, तो ये गलत हो जाएगा क्या। अगर मैंने आपको अभी तो सिखाया, एक बार अवकलन किए तो एक बार डैश लगा देना है, f डैश x लिख दूंगा तो गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो समीकरण आता है इसे ही हम कहते हैं क्या, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स या स्पर्श रेखा का समीकरण। ध्यान देना, ये जो समीकरण आया उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। ये क्लियर हुआ, स्पर्श रेखा का समीकरण है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू आता है f डैश x, इसे ही हम कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता।
तो ये बात क्लियर हुआ क्या? अगर समीकरण पूछेगा किसी सवाल में तो ये बनाना है, और प्रवणता पूछेगा तो एफ डैश एक्स निकालना है। बस बात क्लियर, दैट्स इट। आपको ये कुछ भी नहीं करना है, ये तो बस मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये यहाँ से आया, आपको ये याद रखना है स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है और स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अभिलंब की बात करते हैं, तो अभिलंब का वैसे शॉर्ट में लिख देता हूँ बस मैं अब यहाँ, अभिलंब का समीकरण क्या होगा? अभिलंब भी एक तरह का रेखा है ना, यहाँ पे देखो अभिलंब भी क्या है, एक रेखा ही तो है। तो अभिलंब का समीकरण जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ऐसा, देखो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, अभिलंब का समीकरण जब भी आप लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब अगर ये देखो ये अभिलंब का समीकरण है, अगर आपको क्वेश्चन में अभिलंब की प्रवणता कहता है, अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो ये जो है -1/f डैश एक्स, यही क्या है? अभिलंब की प्रवणता है। तो ये अभिलंब की प्रवणता कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बातें समझ आ गई सभी को? तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की प्रवणता, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो 3 टाइप हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। देखो सबसे पहला था राशियों के परिवर्तन की दर, सेकंड वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है, थर्ड हम लोगों ने देखा स्पर्श रेखा और अभिलंब, इसके समीकरण या इसके प्रवणता। ठीक है, स्लोप, इसका समीकरण पूछ देता है आपके एग्जाम में। देखेंगे अभी प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। मैंने कहा ना ये जो है 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चीज डिस्कस करने वाले हम लोग। जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा नहीं है सिर्फ मैं आपके सामने क्वेश्चन ले आया और ऐसे ऐसे हल करना है बता दिया, नहीं बच्चों ध्यान से देखना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करा के ही रहूँगा मैं, और उसके बाद भी किसी को डाउट होता है तब मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जिनको भी कुछ डाउट होता है इनके, इसको पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद हो। ठीक है, चलो तो 3 हो गया। चौथा जो टाइप है जो हम लोग एप्लीकेशन नंबर 4 देखेंगे वो देखते हैं। चलो तो तीनों ये कॉन्सेप्ट नोट करते ही रहना, मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, जब तक नोट डाउन नहीं करोगे ये फिर निकल जाएगा भाई। ठीक है, टाइप 4 देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 4 टाइप 4। चौथा अनुप्रयोग क्या है? चौथा अनुप्रयोग जो है सन्निकट मान। सन्निकट मान के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका है, इसका एक प्रोसेस है, इसका कोई सूत्र उत्तर तो है नहीं, मैं तो नहीं कहता इसका कोई सूत्र है। ठीक है, इसका एक प्रोसेस है। ठीक है, इसका विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा। वही क्वेश्चन मैं आपको फिर से दूसरे तरह के क्वेश्चन लेकर के उसी प्रोसेस से मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। बस एक तरीका, एक प्रोसेस को फॉलो करते जाने, सन्निकट मान या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो ये जब पहला अनुप्रयोग नहीं आता तब इस तरह के अनुप्रयोग को पूछता है, अप्रोक्सीमेशन वगैरह या स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँ तो अनुप्रयोग नंबर 1 जिसको मैं टाइप 1 लिखा था वो है। उसके बाद की बात करें तो ये है टाइप 5 5वें नंबर पे, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज बुक के अकॉर्डिंग ही रखा हूँ इसलिए ये 5वें नंबर पे रखा हूँ। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन जिसके आए हैं उस अनुप्रयोग का पहला, फिर उसके बाद इस तरह से चलते जाएगा। तो ये जो 5वां प्रकार है, 5वां प्रकार का क्वेश्चन आता है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ थे। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा इसको क्या क्या कहें, उच्चिष्ट निम्निष्ठ कहें या उच्चतम तथा निम्नतम कहें, सवाल में देख करके आप समझ जाओगे। ठीक है कि हाँ अच्छा ये तो इस टाइप का सवाल है। ठीक है, या इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा कहें। ठीक है, तो आप इसको उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कहो और उच्चतम तथा निम्नतम कहो और मैक्सिमा या मिनिमा कहो, सब एक ही मतलब है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस तरह के सवाल को, जिस भी सवाल में उच्चतम मान निकालो, निम्नतम मान निकालो, उच्चतम तथा निम्नतम निकालो, उच्चिष्ट मान निकालो, निम्निष्ठ मान निकालो, इस तरह के सवाल अगर आपको दिखे तुरंत समझ जाना ये टाइप नंबर 4 है, सॉरी 5 है भैया। हाँ भाई 5वां प्रकार हम लोगों ने जो पढ़ा था वही है। खैर छोड़ो, नंबर से हमको क्या मतलब रखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के तरीके देखते हैं।
तो सबसे पहले जो भी फलन दिया होगा, एक फलन हम लोग मानेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और एक फलन हम लोग बनाएंगे, एफ लेंगे उसको, कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, तुरंत एक बार, पहली बार उसका प्रथम अवकलन करो, एक बार अवकलन करो तो क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स निकलेगा। फिर दूसरे बार अवकलन कर देना है हमको, 2 बार अवकलन करने का काम करना है। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ इसका, जो भी हमको क्या दिया रहेगा, जिसके बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझना है, फलन क्या ले सकते हैं, वो फलन को हमको एफ एक्स लेना है और एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा और उसी का दोबारा अवकलन करेंगे, जिसका अवकलन कर चुके हैं तो एफ डबल डैश एक्स आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, चाहे उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट, मैंने क्या कहा, चाहे उच्चतम पूछे या उच्चिष्ट पूछे या निम्निष्ट पूछे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो, सवाल में कुछ भी दे, आपको एफ डैश एक्स को बराबर कर देना है 0 के। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, आपको निकालना तो दोनों है, एफ डैश एक्स भी निकालना है, एफ डबल डैश एक्स भी निकालना है, लेकिन अगर उच्चिष्ट या निम्निष्ट कुछ भी पूछे, आपको एफ डबल डैश एक्स का मान सीधा क्या कर देना है, 0 के बराबर, वहां से एक्स का कुछ मान निकालना है और उसके बाद आपने एफ डबल डैश एक्स जो निकाला है उस पे उस एक्स के मान को, यहां से जो निकला रहेगा उसको यहां पे रख देना है, ठीक है। अगर इसका मान, ध्यान रखना, इसका मान एफ डबल डैश एक्स का मान अगर बड़ा आ गया 0 के, तब उसको कहते हैं निम्निष्ट या निम्नतम। याद रखना, एफ डबल डैश एक्स का मान अगर बड़ा आ गया 0 से तो वो होता है निम्नतम या निम्निष्ठ मान, ठीक है। यहीं पे अगर एफ डबल डैश एक्स का मान छोटा आ गया 0 के तो उसको कहते हैं उच्चतम या उच्चिष्ठ मान। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सब अच्छे से नोट करो इसको। तो आप दोनों, चाहे उच्चिष्ट हो या निम्निष्ठ हो, एफ डैश एक्स बराबर 0 लेना है। सवाल में कुछ भी पूछे, यहाँ से आपको एक्स का मान निकलेगा, उस एक्स के मान को यहाँ पे पुट करना है, एफ डबल डैश एक्स आपने जो निकाला रहेगा उसमें। कैसे इंप्लीमेंट करना है वो तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इतना नोट डाउन करते हो, देखना उसके जस्ट बाद अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तभी आपको क्लियर होगा, फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जो भी अभी आपको डाउट हो रहा होगा इनमें कैसे करना है सर, क्या रखना है, तो अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, हर एक टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी जो प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। क्लियर? तो तैयार हैं आप सभी? ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूंगा यहाँ टाइप 1 से, जहां हम लोग राशियों के परिवर्तन की दर से संबंधित अनुप्रयोग नंबर पहला पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन जो ये है, एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब किस दर पर गुब्बारे की सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू के 5-6 क्वेश्चन मैंने रखा है, जो शुरू के 6 क्वेश्चन, ठीक है, वो टाइप 1 से रिलेटेड है। टाइप 1 का पहला सवाल अब मैं करने वाला हूँ। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब किस दर पर गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। ये थोड़ा स्पीड हो सकता है, यहाँ पे मैं स्पीड से पढ़ा सकता हूँ, हो सकता है आपको चीज़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया है, तो थोड़ा स्पीड से आप कैलकुलेशन और ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। जो दिया है सबसे पहली बात देखते हैं। गुब्बारे का बात क्या है, सबसे पहली बात तो भाई हमको क्या दिया है, गुब्बारा, और गुब्बारे का आकृति कैसा होता है वो पता होना चाहिए। तो गुब्बारे का आकृति कैसा होता है, गोल। हम गोल लेंगे। अब कई प्रकार के गुब्बारे आते हैं मार्केट में खिलौने वाले, उन सबको आपको नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गुब्बारा कैसा होता है, गोल लेना है। अब गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, देखो ना ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है क्या, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है मतलब ये 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, डी आर से, ठीक है। आर लिखेंगे, इसको आर से लिखते हैं ना त्रिज्या को। तो डी आर और सेकंड, सेकंड क्या होता है, समय। समय को क्या लिखना है, मैंने बताया था टाइम। तो डी आर बटे डी टी का मान दिया है, ये
ठीक है, किस दर से बढ़ रही है घट रही है ऐसा कुछ आएगा तो उसको dr/dt लिखना है। त्रिज्या बढ़ रही है, dr/dt का मान ये दिया है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है सेंटीमीटर, टाइम है सेकंड। यहां तक क्लियर? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, r का मान यहाँ पे दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तब पूछा क्या है, जरा देखो ध्यान से, तब पूछा क्या है, किस दर पर गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल किस दर पर बढ़ रहा है ये आपको निकालना है। सतही क्षेत्रफल, गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल क्या होता है अगर ये नहीं पता, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, तब आप परेशानी में फंस सकते हो। अब सतही क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिख दिया क्या, सरफेस। क्वेश्चन को ध्यान से देखा, सतही क्षेत्रफल क्या होगा, तो सब गुब्बारे का या गोलाकार जो आकृति हमारे पास क्या है, गुब्बारा है, उसका सतही क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वो सूत्र लिख लेता हूं, क्योंकि सतही क्षेत्रफल को बोला है, तो गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकता है। सतही क्षेत्रफल क्या होगा, एस। मान लेते हैं हम लोग क्या, गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या है, एस है। क्लियर? मैंने आपको शुरू में ही लिखाया था, सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया बोलेंगे उसको, एस से हम लोग दर्शाएंगे। और इसका सूत्र क्या होता है, गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल, गोलाकार होता है ना, तो गोले का, गोल या गोलाकार लिख लेना इसको, है ना, तो गोले का सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। अगर ये नहीं पता भैया तो आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने चीज़ों को पहले ही बता रखा है। अब आपने फिर वही क्या किया, फटाफट से सर क्या क्वेश्चन बनाएंगे, अगर ऐसे करके स्किप करते हुए आगे बढ़े हो तो परेशानी में फंस जाओगे। तो गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, हमको क्या निकालना है, यही निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है, बोल रहा है क्षेत्रफल बढ़ रहा है, सतही क्षेत्रफल किस दर पर बढ़ रहा है, मतलब हमको क्या निकालना है, यही ds/dt निकालना है। टाइम के सापेक्ष किस दर पर बढ़ रहा है, तो हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन ये है भाई हमारा, ds/dt ये हमको फाइंड करना है यहाँ। अब यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बस कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको, जितना गिवन है आपने लिख दिया। अब आपको जो निकालना है उस पर सीधा टारगेट करो, आपको निकालना ये है ना, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको ये निकालना ds/dt, हम मान रखते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे d/dt, s का मान क्या होगा, सतही क्षेत्रफल s क्या है, 4πr² है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट जो रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं, 4π को बाहर निकाल देंगे, r बस क्या है, वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा d/dt r का वर्ग, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे t के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो और आपके पास वेरिएबल कैसा दिया हुआ है, r, तो ये तो असंभव है, आप इसका अवकलन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, संभव बनाना पड़ेगा। संभव कैसे बनाओगे, श्रृंखला नियम लगाओगे। श्रृंखला नियम क्या कहते हैं, 4π इंटू, हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 4π तो कांस्टेंट था, बाहर रख लो, यहाँ पे हम श्रृंखला नियम लगा रहे हैं, एक कोष्टक लगा देते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं d/dr r² इंटू dr/dt, ये कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका आप अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा, देखो 4π, इसका जैसे ही अवकलन करेंगे r के सापेक्ष r के वर्ग का, तो आंसर क्या होगा, 2r आता है, 2r। बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 बाहर आ जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ n रहता है तो n सामने आता है, और x की घात n-1 होता है। ये बेसिक सूत्र अब बताने वाला नहीं हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सीधा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है, कॉन्सेप्ट ने सीख रखा है। तो 2r हो जाएगा इंटू dr/ क्या हो जाएगा, dt। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? ये आ गया ds/dt का मान, यहाँ तक आ गया। अब हमको जो जो वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं। क्या आपको r दिया है इस प्रश्न में, r दिया है क्या? बिल्कुल सर दिया है, कितना दिया है, 15 दिया है। dr/dt भी गिवन है क्या, dr/dt भी गिवन है 10। सब वैल्यू रख दो, समझ लो, सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो ds/dt, देखो ds/dt बराबर 4 इंटू पाई, ब्रैकेट में डालो मान 2 गुणा, r का मान कितना है, r का मान 15, ठीक है, और उसके बाद क्या है, 2 गुणा r रख दिया, dr/dt का मान कितना है, dr/dt का मान है 10। अब आप इसको हल कर लो, तो ds/dt
डी टी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा पाई 4 पाई लिख देते हैं, या ऐसे लिख दो, पाई को लास्ट में रखो, बाकी सब नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर दो, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 15 दूनी 30 दहम 300 हो गया, 300 गुणा 4 कर दिया, कितना हो जाएगा 1200, 1200 पाई। अब क्योंकि आपको इसका मात्रक भी लिखना है, किस दर से बढ़ रहा है, ये ds यही आंसर है, ठीक है। पाई का मान आपको रखने की जरूरत नहीं है। एस क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है आपको पता है, अगर मीटर दिया तो मीटर का वर्ग, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर का वर्ग, ये हो जाएगा क्या सेंटीमीटर का वर्ग, फिर प्रति, यहाँ बटे में क्या है dt, टी क्या होता है टाइम, टाइम का मात्रक क्या क्या दिया हुआ है भाई सेकंड दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर वर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आपका यहाँ पे मात्रक लिखना जरूरी है और यही फिर फाइनल आंसर है और आपको यही लिखना था। फिर लास्ट में आप क्या लिखते कि हाँ भाई अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, बस क्लियर। इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनाने आपको आसान था, आसान लगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके बोर्ड में, ठीक है, 2004, 2008, 2014, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन 2017 के दिनों सेट में भी आया हुआ था, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इतना जल्दी नोट डाउन कर लो सभी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है जो क्वेश्चन है वो, एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, ये दिया हुआ है। तो एक वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप हल करते हो, मैं सबसे पहले कहता हूँ आप आकृति क्या दिया है वो लिख लो। तो यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने ये लिख दिया भाई, दिया हुआ है क्या है वृत्त। अब जो जो इसके बारे में वृत्त के बारे में दिया है वो देखते हैं। त्रिज्या कितना, त्रिज्या बढ़ रही, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो क्या लिखा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बोल रहे हैं किसको, त्रिज्या को। त्रिज्या मतलब r, तो इसको कैसे लिखेंगे dr/dt। क्यों लिखा t, तो मुझे ये बताता है ये सेकंड दिया मतलब समय लेना है, dr/dt समय के सापेक्ष बढ़ रही है। क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, हमको क्या निकालना है, तो त्रिज्या दे दिया है, देखो त्रिज्या r जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है भाई, मतलब क्षेत्रफल का बात किया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लेना है हमको, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जिसको ए कहते हैं, ए बराबर क्या लेते हैं पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है। बस हमको क्या निकालना है dA/dt ही तो निकालना है हमको, कैसे भी करके आप अब dA/dt निकालो, काम खत्म, ठीक है। चलो देखते हैं, अब dA/dt हमको निकालना है, ज्ञात करना है यहाँ पे। तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को पता है dA/dt निकालना है। ए के बारे में हमको पता है, ए क्या है, तो क्षेत्रफल है d/dt, ए का मान डाल दो, ए का मान कितना है पाई r स्क्वायर, ये डाल दो, सीधा क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा d/dt r का वर्ग, क्योंकि यहाँ अवकलन नहीं हो सकता, श्रृंखला नियम लगाना है, आप ये कर दो d/d r इंटू r स्क्वायर, ये हो जाएगा, और फिर इंटू में आ जाएगा dr/dt। पाई तो कांस्टेंट है भाई, इसको वैसे ही रखो, इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2r इंटू dr/dt, यही होगा क्या। अब इसको हल कर लो, जो अगर आपको सब मान पता है तो सीधे मान डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो पाई r का मान कितना दिया हुआ है 10, तो हो जाएगा 2 गुणा 10, dr/dt गिवन है क्या आपको, देखो dr/dt गिवन है, कितना है 2, ये भी रख दो। अब आपको मिल जाएगा dA/dt का मान, जब आपने क्या रखा r का मान रख दिया और dr/dt का मान रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 पाई, ये होगा आपका आंसर 40 पाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 पाई। फिर से वही बात, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो क्या लिखोगे सेंटीमीटर का वर्ग, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है। ये था ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन हमको देखना है, ठीक है। एक हवा की बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब
किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल सा बात है। बुलबुले का बात किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, ये भी पहले ही टाइप का है। तो बुलबुला, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं बुलबुला का, तो बुलबुला कैसा होता है, उसका आकृति आपको पता होना चाहिए। ये भी कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, अब बुलबुले के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लो। क्या त्रिज्या दिया है, त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर से बात कर रहा है त्रिज्या का। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस, कौन बढ़ रहा है, त्रिज्या। तो dr/dt लिखेंगे। सेकंड दिया है यहाँ पे, चलो मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड दिया है। ठीक है, त्रिज्या का बात किया, त्रिज्या बढ़ रहा है तो dr/dt 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये दिया हुआ है। जब बुलबुले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। बुलबुले की त्रिज्या r जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तब किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो बुलबुले का आयतन, बुलबुला मतलब गोला, तो बुलबुले का आयतन क्या होगा भाई, तो आप तो पढ़ चुके हो गोले का आयतन। बुलबुले का आयतन जिसके बारे में बोलता है वो सूत्र लगाना है। तो बुलबुले का आयतन V बराबर क्या होगा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये आपको पता है, यही तो निकालना है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dV/dt, यही निकालना है। किस दर से बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है, यही निकालना है। सिंपल सा बात है, जो निकालना है उस पर टारगेट करो। आपको निकालना है dV/dt, आपको V पता है भाई। ठीक है, मान डाल दो, ये हो जाएगा V का मान कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, आपको पता है गोले के लिए होता है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, मतलब इसका अवकलन होगा नहीं, सीधे बाहर आ जाता है। 4/3 पाई बाहर आ गया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, d/dt और r की घात 3, r की घात 3 का आपको क्या करना है, अवकलन t के सापेक्ष, जो कि संभव नहीं है तो आप चैन रूल लगाते हो। ठीक है, श्रृंखला नियम, और इसको ऐसा लिख देते हो 4/3 पाई, और इसको हम ऐसा लिख दिए d/dr, r की घात 3 इंटू dr/dt। ये क्लियर है क्या। अब यहाँ पे फिर मान डाल देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, अवकलन करने आता है, ये r की घात 3, इसका अवकलन करेंगे तो 3r की घात 2 हो जाएगा, और इंटू dr/dt हो जाएगा। ये आपका क्या मान आया, dV/dt का मान आया। अब आपको क्या निकालना है, यही तो निकालना है। क्या यहाँ पे r पता है आपको, क्या आपको यहाँ dr/dt पता है, क्या है, तो पूरा वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। फिर रखा ही क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस dV/dt हमको फाइंड करना था। मान बस रखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3 गुणा r का वर्ग, r कितना दिया है, 1 दिया है, यहाँ पे 1 का वर्ग। ठीक है, इंटू dr/dt, ये गिवन है कितना, 1/2 हाफ, ये दिया है dr/dt। क्लियर, इसको हल कर लो बस आसानी से। कि क्या हो जाएगा, देखो dV/dt बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 3 3 कट जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, सब कटाओ कितना आ जाएगा। तो देखो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 पाई आएगा, कितना आएगा, 2 पाई। सब कटाने के बाद हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 3 और ये 3 कट जाएगा सीधा। ठीक है, आपके पास ये बचेगा क्या, 2 पाई बस बचेगा। यहाँ पे आयतन का बात क्या है, और आयतन का मात्रा क्या होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना, प्रति किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो प्रति सेकंड। ये आपका आंसर होगा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया, बहुत ही आसान था। टाइप 1 आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा क्या करना है। 3 क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लो आप। 2 3 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर रखा है। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, एक एक करके आपको बनाते जाना है, बस कोई टेंशन नहीं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको लाते जा रहा हूँ, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्या है, कई लोगों के लिए कितना भी मेहनत करो भरोसा नहीं होता, तो ऐसे स्टूडेंट जो भी होंगे वो चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर आए हुए हैं कि नहीं। क्लियर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, तरीका मैंने सिखा दिया आपको किस तरह से बनाना है, बस इसी तरह से चलते जाओ कंटिन्यू। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तब किस दर से वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जो गिवन है पहले वो लिख लिया करो। सबसे पहली बात तो एक वृत्त की त्रिज्या, फिर से मैंने कहा कि आप भाई आकृति को जरूर लिखा करो। वृत्त दिया है, वृत्त के बारे में त्रिज्या के बारे में क्या दिया है, देखो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इससे हमको समझ आता है त्रिज्या सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो मैं लिखूंगा dr/, सेकंड दिया है इसलिए मैं लिख देता हूँ क्या dt, dr/dt बराबर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है इस बार देखो, ठीक है, r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, तब किस दर से बुलबुले का, सॉरी तीसरा क्वेश्चन देख लिया था, तब किस दर से वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तब किस दर से वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है बोल रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है। वैसे एक और इस टाइप का क्वेश्चन किया हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्र πr² हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। किस दर से बढ़ रहा है बोल रहे हैं, मतलब dA/dt आपको यहाँ निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। सीधा सा बात, जो फाइंड करना है उस पर टारगेट करो और वैल्यू पुट करते जाओ, कुछ करना तो है नहीं यहाँ आपको। ए का मान क्या है आपने यहाँ पे लिख रखा है क्या, πr² क्षेत्रफल होता है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, ये हो जाएगा d/dt r², ये हो जाएगा पाई इंटू d/dr r² इंटू dr/dt, ये होगा श्रृंखला नियम से, ठीक है। इसका जब आप अवकलन करते हो तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r, ये हो जाएगा dr/dt, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या, dA/dt का मान, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यहीं से निकल सकता है। जब आप, अगर आपको r और dr/dt पता है वैल्यू पुट करो भाई सिंपली, ठीक है। तो r बराबर कितना रखना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिखता नहीं था किसी क्वेश्चन में, आप ऐसा लिख सकते हो, r बराबर 10 सेंटीमीटर और dr/dt बराबर क्या रखोगे मान, dr/dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये मान रखने पर, तो ये मान रखने पर, ये मान रख दो, चलो क्या आ जाएगा, तो ये dA/dt बराबर पाई 2 गुणा r का मान कितना है 10 है, इंटू dr/dt कितना दिया हुआ, dr/dt कितना दिया 3, तो 10 दूनी 20 दिया, कितना हो जाएगा फिर ये निकाल लो 60 पाई, ठीक है। फिर से देखते हैं 60 पाई आ गया। अब a का मान रखना क्या है, a का मान तो मात्रक भी लिखना होता है ना, a क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा यहाँ सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया होता तब बात अलग था, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर² प्रति सेकंड, ये होगा क्या इसका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी आराम से बना लिए, ठीक है। 2 और क्वेश्चन है जो इस टाइप में रखा है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे, आप देख रहे हो ये एक बार बस नहीं आए हैं, सेम टाइप के सेम डेटा से क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, जैसा आपको पता है माध्यमिक शिक्षा मंडल का आदत है, बस उसी को फॉलो करते चलो भाई, आप भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 4 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं चलो। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है क्या, एक घन का आयतन, अब आ गया घन, देखो ध्यान से, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की घात 3 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तब इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो घन वाला एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। अब घन का कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन ये गिवन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, कोई बात ही नहीं है यार, ठीक है। टिक लगा लो, उसी को सॉल्व करते जाओ, बस इतना प्रैक्टिस कर लोगे फिर सफिशिएंट है। इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे आप बना लोगे। एक घन का आयतन, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले वही लिखा करो, घन दिया है, घन, ठीक है, घन के बारे में बात किया है। अब घन का आयतन का है, इस बार क्या कहे, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर, 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है बोल रहे हैं। तो क्या लिखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इस दर से बढ़ रहा है। आयतन को, आयतन का बात कर रहे हैं ना, तभी तो क्यूब लगा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, मतलब आयतन, आयतन को हम लोग लिखते हैं क्या, v से वॉल्यूम, इसलिए dv/सेकंड लिखा हुआ है, तो समझ जाया करो भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो dv/, क्या हो जाएगा dt, dv/dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से अगर बढ़ रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, और इसके कोर की लंबाई, कोर का लंबाई दिया, मान लेते हैं घन है, तो घन का कोर इसमें मानना पड़ेगा भाई, घन का कोर हम लोग मान लेते हैं क्या, a, क्या मानना है, घन का कोर a, घन का कोर अगर a है तो a का मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, a का, घन का कोर का लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, तो घन का कोर यहाँ पे दिया है a बराबर कितना 10
सेंटीमीटर घन है और घन का कोर क्या दिया है, हम लोग माने हैं उसको a, तो ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है बोल रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता होना चाहिए भाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। और सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है आपको पता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बता रखा है, आपको याद आ रहा होगा जरा, 6a² होता है, इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। बस यहीं तक तो करना है, कोई टेंशन है क्या, नहीं ना भाई। तो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 6a² था। अब क्वेश्चन पे टारगेट रखो कि क्या चीज पूछा है। ठीक है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसी को पूछा है वो, ds बटे dt, इसका मान पूछा है किस दर से बढ़ रहा है। बस जिसको पूछा है उस पर टारगेट करो, कोई सिंगल स्टेप याद मत रखो। तो ds बटे dt ये हमको फाइंड करना था, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। देखो d बटे dt, इसका वैल्यू क्या है 6a²। सिंपल सा इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, यहाँ अवकलन कर दो, 6 कांस्टेंट है, 12 जाएगा, d बाई डी टी, ये हो जाएगा क्या a²। अब ये हो जाएगा ds बटे dt बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू डी बाई डी टी a²। तो आप सिंपल सा यहाँ पे श्रृंखला नियम लगाओ और 6 ये हो जाएगा d बाई डी ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इस कंडीशन में बता रहा हूँ, d बाई डी a² इंटू डी ए बाई डी टी हो जाएगा सर ये। ठीक है, ये आ गया आपका ds बटे dt का मान। अब इसको आप अवकलन कर सकते हो, क्या आ जाएगा ds बटे dt बराबर, देखो ये हो जाएगा 6 और ये a की घात 2 है, a की घात 2 का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2a इंटू डी ए बाई क्या हो जाएगा dt। यहाँ तक क्लियर। अब जरा देखो, क्या आपको dA बटे dt का मान पता है, a का मान पता तो है लेकिन dA बटे dt का मान नहीं पता। यहाँ दिया है क्या, इस बार इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ठहर जाओ भैया, हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक लगाओ थोड़ा, क्योंकि आपको मान तो दिया ही नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ इस बार ये मान हमको नहीं दिया। अब कैसे भी करके हमको ये मान निकालना है, dA बटे dt का मान निकालने का कोशिश करना है। कहाँ से, उसको निकालने के लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा हमको क्वेश्चन में। अच्छा हाँ भाई, हमने देखा ये तो दिया है सर, क्या दिया है हमको, dV बटे, चूंकि dV बटे dt हमको दिया है, याद रखना dV बटे dt बराबर कितना दिया है 9, और हमको ये पता है कि v बराबर क्या होता है, a की घात 3 होता है सर। यहाँ पे पुट कर दो d बटे dt, ये हो जाएगा क्या a की घात 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। इसका अवकलन कर दो अब आसानी से, d बाई डी ए की घात 3 इंटू डी ए बाई डी टी, यहाँ पे भी चैन रूल लग जाएगा, ये आ गया 9। आप यहाँ से अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3a² इंटू डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू 9। हमको क्या चाहिए था भैया, हमको चाहिए क्या da बटे डी टी, बस वहाँ से ये निकाल लो, da बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा 9, ये इधर इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतर करोगे तो डिवाइड में चले जाएगा, 3a² आ गया। अब ये जो मान आया da बटे डी टी का, उसको रख दो समीकरण 1 पे, तो da बटे डी टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पे रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा जो दिया हुआ उस पे मान रखो, देखो क्या है, ds बटे डी टी बराबर 6 इंटू 2a इंटू da बटे डी टी, क्या है आपके पास, ये 9/3a² आया। अब देखो एक a से ये a कट जाएगा, कैंसिल, एक a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हैं बस उसको लिखो, ds बटे डी टी बराबर 9 6 9 छक्के 54, 54 गुणा 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंटू 1 बटे 3a, 1/3a। a का भी मान रख दो, आपके पास a का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 10 दिया है, ये मान रख दो। तो ds बटे डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 54 गुणा 2 करेंगे, ये हो जाएगा ये 108 गुणा 1 बटे 3 गुणा a का मान कितना है 10, ये रख दो, तो ये हो जाएगा ds बटे डी टी बराबर 108 बटे क्या आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से आपको काम करते जाना है बहुत आसानी से। अब इसको हल कर लो, ठीक है, 108 बटे अगर 30 आ रहा है तो उसको कैसे हल कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, कैंसिल करो, डिवाइड करो, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, या ऐसे कटा भी सकते हो, 6 5 6 5 30 हो जाएगा, 6 से कट सकता है क्या, 6 कम 6 हो गया,
6 5 सा, ठीक है। तो 18/5 आएगा। चलो ये ds/dt निकाल सकते हो। 18/5 को भाग दे दो सीधा, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 दशमलव लगा दिए, ठीक है। 3 बचा 5 छक्के 30, तो 3.6 ये आ रहा है। आपको निकालना क्या था? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? तो सेंटीमीटर वर्ग या स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पे डायरेक्ट मान नहीं दिया था। ऐसे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी में गिवन है, और ये 4 नंबर का बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। बाकी सवाल इसके रेस्पेक्ट में छोटे हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है। और कभी कभी क्या होता है, हमको डायरेक्ट मान नहीं दिया होता, तो लेकिन मान नहीं दिया था यहाँ पे, बट निकालने के लिए इस मान को देखो यहाँ के फंस गए थे। इस मान को निकालने के लिए कुछ तो हमारे पास गिवन था ना, उसका यूज़ किया हमने और आसानी से हल कर दिया। कॉन्सेप्ट वही है भाई, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, जो पहला हम लोगों ने क्या देखा, अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग राशियों के परिवर्तन की दर, उसका एक आखिरी सवाल देखते हैं, 6वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा, ये गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है गुब्बारा वाला। 1 मिनट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल लूँ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इस जो पहला अनुप्रयोग है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से गुब्बारा आ गया, तो गुब्बारा कैसा आकृति होता है इसका, गुब्बारे का पता है आपको, ठीक है, गोलाकार होता है। गुब्बारे का बात किया है, गुब्बारा, और जब भी गुब्बारा कहा तो हम भी इसको क्या लेंगे, गोला लेंगे, गोलाकार, ठीक है। जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 900 घन सेंटीमीटर, देखो मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो गिवन है उसको सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर को ऐसा लिख सकते हैं प्रति सेकंड, ठीक है। ये हवा डालकर फुलाया जाता है बोरा, मतलब इसके आयतन को दिया है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा, मतलब सीधा सा बात है, आप समझ जाओ। ये dV/dt दिया है, आयतन की दर दिया हुआ है, ये फुलाया जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, इतना हवा डालते जाना है इस पे, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से फुलाया जा रहा है उसको। तो गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, dr/dt, त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है गोला के लिए, याद रखना, गुब्बारे का आयतन v बराबर होता है 4/3 πr3। अतः देखो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करो, dV/dt बराबर हमको क्या गिवन है, 900, ये गिवन है क्या, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये लिख नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। अब dV मान रख दो, d/dt, यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम r तक पहुँच सकते हैं, dr/dt तक, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो ये मान रख दो, ये हो जाएगा r3 बराबर क्या हो जाएगा 900, यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 4/3 पाई बाहर निकल गया, ये आ गया भाई d/dt r³ इज इक्वल टू कितना हो गया 900। फिर से यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे श्रृंखला नियम लगाओ, ठीक है। चलो इधर सॉल्व कर देते हैं इसको, 4/3 पाई, ये श्रृंखला नियम लग जाएगा, d/dr r³ इंटू dr/dt, क्लियर। और ये हो जाएगा कितना 900, ठीक है। ये 4/3 पाई, यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो 3r² हो जाएगा इंटू dr/dt। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, 900। आपको dr/dt निकालना है, dr/dt का मान कितना हो जाएगा, तो 900, सब मल्टीप्लाई में है इधर, ठीक है। इधर जाके ट्रांसपोज करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3r², ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में r का मान दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर, देखो सवाल में दिया हुआ है कितना, ये दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ 15 सेंटीमीटर ये गिवन है। वैल्यू पुट करना है आपको, सिंपली r का मान डाल दो, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट पाई रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा dr/dt बराबर कितना हो जाएगा 900,
जो बटे के बटे में रहता है इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम, ऐसा लिख दिए। देखो ये 3 था बटे में, ऊपर चले गया, हो जाएगा 4 गुणा पाई गुणा 3 गुणा आर का मान कितना भाई 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, चलो भाई 15 6 जा 0, 15 4 जा 4, 4 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 ऑल्सो गेट कैंसल्ड। देन आर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/पाई। ये 1/पाई जो आया है बस वही आपका आंसर है। आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालनी थी, और त्रिज्या में परिवर्तन की दर कैसे लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या का मात्रक तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर यहाँ रहने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से कर लेना, आंसर आ जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फर्स्ट टाइप था जिसमें हम राशियों के परिवर्तन की दर जो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत आसानी से इसको हल किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये पूरा 6 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए 6 ही क्वेश्चन यहाँ से मिले, ठीक है। और भी इसी तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। एक शंकु वाला क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, लेकिन ये अभी आया नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया हूँ, क्लियर। लेकिन आप आसानी से बना सकते हो शंकु वाला, सेम कॉन्सेप्ट समझ आया सभी लोगों को, ठीक है। दूसरा हम लोग जो टाइप है, दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरे टाइप पे हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट, महत्तम या अधिकतम, निम्नतम, इस मान पे हम लोगों को क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, वो देख लेते हैं थोड़ा फास्ट, क्लियर। तो सेकेंड टाइप हम लोग लेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाला। तो आप लोगों को मैंने जैसे पहले ही बता रखा है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसका क्वेश्चन पहले ले रहे हैं, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी आए हुए हैं, तो आप सभी नोट डाउन करते चलें, सॉल्व करते रहें साथ में, ठीक है। सभी क्वेश्चन का PDF जो है मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो जो चैप्टर से जिस तरह से मैं यहाँ पे रिविजन कराना चालू किया हूँ, ठीक है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये जितना मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ उसका कम से कम आप लोगों ने शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाया हमारे इस वीडियो को, तो बिल्कुल आगे भी पार्ट्स मैं यहाँ पे लाते जाऊँगा, जो भी और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ये सीधा एक 1 शॉट वीडियो लाता हूँ मैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को, इसी तरह से करते जाएंगे हर एक चैप्टर को हम लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो उच्चतम, निम्नतम, अधिकतम या निम्नतम, इस तरह से सवाल जो रहता है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, यदि x + y बराबर 10, अच्छा एक देखो क्वेश्चन है, x + y बराबर 8 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम ज्ञात कीजिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो x + y बराबर कितना दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, x + y = 8 अगर आपको गिवन है, तो x y का महत्तम मान ज्ञात करो, कह रहे हैं x × y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, इसका महत्तम मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, जो कि टाइप 2 है। टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 तक टाइप 1 था, ठीक है। महत्तम मान बोल दिया, या महत्तम बोले या अधिकतम बोले या उच्चिष्ट बोले या उच्चतम बोले, ये सभी अगर ऐसा महत्तम, निम्नतम, ये सब शब्द आगे मतलब समझना है आपको, क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, और उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता के रखा है। करना क्या है, जब भी इस तरह के सवाल आए तो ये हमारे पास इसका महत्तम मान निकालना है। किसका महत्तम मान निकालना है, x y का। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, जिसका महत्तम मान निकालना है ना, बस उसको एक फलन ले लो, क्लियर है। जिसका महत्तम मान निकालना है उसको एक फलन ले लो। सपोज हम लोगों ने इसको क्या कह दिया, x कह दिया या fx कह दिया, तो जिसका महत्तम मान हमको ज्ञात करना है उसको हमको फलन ले लेना है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, महत्तम मान जिसको ज्ञात करना है, तो हम लोग माना fx बराबर, किसका महत्तम मान निकालना है, इसका fx बराबर xy, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक, क्लियर हुआ। अब हमको जो भी इंफॉर्मेशन है ये हम लोगों ने लिख लिया और ये आ गया। अब मैं क्या कहा था आपको कि इसका एक बार और 2 बार अवकलन करना है, तो पहली बार अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष fx का, इसी का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x, एक बार अवकलन करेंगे f डैश x हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा x × y।
तो देखो यहाँ पे जब दो फलन आता है एक्स और वाई, दो बार एक्स और वाई दो अलग अलग चीजें आ गई, तो यहाँ पे पहला गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलन, ये नियम लगेगा। क्या कहा मैंने, ध्यान समझना। यहाँ पे दो फलन आपको दिखाई दे रहे हैं, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ये पहला है ये दूसरा है। तो रूल क्या कहता है हमको, डायरेक्ट यहाँ पे अवकलन हो नहीं सकता। इसका रूल है कि पहला गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलन। देखो लिखते कैसे इसको, पहला गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलन। फर्स्ट था x, ठीक है। तो ये आपको करने का जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब देखो एफ डैश एक्स बराबर क्या आता है आपका मान, यहाँ पे हो गया x, ठीक। अब देखो ये ऐसा करने से आप परेशानी में फंस जाओगे। देखो मैं पहले बना के दिखा रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, इसका मान तो 1 आता है, ठीक है भाई। आपने ये हल कर लिया, ये 1 हो गया। What about this, आप कैसे dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो, या निकाल सकते हो क्या, नहीं। समझ रहे हो बात को। यहाँ आप फिर ये निकालने में समर्थ नहीं हो पाओगे, बिल्कुल भी आप यहाँ पे एबल नहीं हो कि आप dy बाई डी एक्स निकालो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो गिवन नहीं है। इसलिए क्या करना है, इस क्वेश्चन पे जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है, ये गुणा उड़ा जो भी हम लोगों ने को अवकलन करना है, एक्स और वाई का अवकलन करना है ना, एक्स से इंटू वाई लिखा है, तो इसमें ऐसे चीजों को रखो जिसके बारे में आपको पता है। तो y का मान यहाँ पे, आपको y के बारे में नहीं पता ना, लेकिन y को बदल तो सकते हो, कुछ इस रूप में लिख सकते हैं क्या, चूंकि हमको ये पता है x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो क्या मैं y बराबर, ध्यान से समझना, y बराबर मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या 8 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना, इस मान को रख दो। अतः एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स, तो अपनी जगह में रहेगा। y का मान क्या रख देंगे 8 माइनस एक्स, तो इसको कोष्टक ओपन कर दो, खोल दो, ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा क्या d बाई डी एक्स, ये हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट क्या यहाँ तक, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या कर दो अवकलन, अवकलन तो करने आता ही है सभी को, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे देखो ध्यान से, तो ये तो निकल जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे इसका अवकलन होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, इसका मान क्या आएगा 1, ठीक है, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 2x होगा, 2x, सीधा सा बात है। तो 8 माइनस 2x आया आपके पास, ये पहला समीकरण। मैंने क्या कहा था आपको, एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ता है और एफ डबल डैश एक्स भी निकालना पड़ता है। पुनः अवकलन करने पर तो जरूरत तो है ना भाई निकालने का, यही निकाल लो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि डबल डैश भी निकालना है ना, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो f डबल डैश x हो जाएगा, और इसका जब अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स 8 का, तो 8 क्या है कांस्टेंट, आंसर आ जाएगा 0, माइनस d बाई डी एक्स 2x का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f डबल डैश x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो a जो इसका अवकलन करेंगे आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट आएगा, और dx बटे dx, d 2 बाहर निकल गया, तो dx बटे dx आएगा, इसका मान होता है a। तो आपके पास ओवरऑल क्या मिला, एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना आया, -2 आया। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। जैसा मैंने आपको तरीका सिखाया था बस वही काम करते जाना। ध्यान से समझ आया। जो दिया था पहले एक फंक्शन मान लो जिसका आपको उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना है, उच्चतम या निम्नतम निकालना है, महत्तम या लघुत्तम निकालना है। तो महत्तम मान बोला था, हम लोगों ने उसको फलन ले लिया। फलन लेने के बाद जब हल करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या कहा आपको, जिसको आप फलन माने उसका 2 बार अवकलन करो। तो पहली बार अवकलन करने गया तो परेशानी ये आया कि अरे भाई हमको तो dy बाई डी एक्स पता नहीं है। अरे भाई छोड़ो हटाओ, हमने वो काम नहीं किया। फिर हमने क्या किया, y को ही हटा दिया। y को ही हटा दिया तो y को हटाने के लिए कुछ तो रिलेशन हमको गिवन है, उस रिलेशन को उपयोग किया और y को हटा दिया। y को हटाने के बाद आराम से फिर हम इसका आराम से अवकलन कर पाए। अवकलन पहली बार किए तो उसको f डैश एक्स लिखे और फिर उसके बाद पुनः अवकलन किए तो f डबल डैश एक्स आए। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब f डबल डैश, चूंकि यहाँ पे ध्यान रखना f डबल डैश एक्स का मान अगर छोटा आ गया 0 से,
अगर छोटा आ गया 0 से तब मैंने कहा था इसका मान हमेशा उच्चिष्ट होता है, उच्चिष्ट। और आपको क्वेश्चन में भी पूछा है क्या निकालना है आपको, इसका महत्तम मान, उच्चिष्ट या ज्यादा, महत्तम मान निकालना है। तो बिल्कुल सही आपका जो आंसर आएगा यहाँ से बिल्कुल सही आएगा। अतः यह क्या है, f"x इज लेस देन इक्वल टू 0, शून्य से छोटा है। अतः मान कैसा होगा, जो मान प्राप्त होगा वह मान महत्तम होगा, महत्तम होगा। पहले से ही बता दो आप, हाँ भाई ठीक है मान महत्तम होगा, लेकिन मान निकलेगा कैसे, तो मैंने बताया उच्चिष्ट है निम्निष्ठ है तो इसका उपयोग करना है, इसको बराबर कर देना है 0 के f'(x) का। f'(x) का मान क्या कर देना है, इक्वल टू 0। अतः f'(x) उच्चिष्ट मान है तो ऐसा लिख लो, उच्चिष्ट नहीं जैसा क्वेश्चन में लिखा है, चलो महत्तम मान, तो महत्तम मान हेतु, तो महत्तम मान हेतु f'(x) का मान आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना है 0 के। क्या था मान, 8 - 2x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, और यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर क्या 4। ठीक है, तो x का मान जब 4 रखोगे, ध्यान रखना x का मान यहाँ पे 4 रखोगे, तब y का मान क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो। एक्स वाई का महत्तम मान निकालना था ना आपको, एक्स का मान ये आएगा 4, अतः y बराबर, एक्स का मान 4 आया तो y कहीं पे भी रखो, कहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे इस समीकरण पे ही, क्योंकि हमको x और y निकालना है ना, महत्तम मान निकालना है। तो y का मान कितना आएगा यहाँ से निकाल सकते हो, अतः y बराबर कितना हो जाएगा 8 ऋण x, तो y बराबर हो जाएगा 8 ऋण 4 बराबर 4। अब आपको x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, अतः x y बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 4, तो हो जाएगा कितना 16। यही जो 16 आ रहा है वही महत्तम मान है, इसके अलावा और कोई भी महत्तम मान नहीं आ सकता इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो एक्स वाई का महत्तम मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ 4 और 4 रखोगे 8 आ रहा है, बिल्कुल सही, आपने जो मान निकाला बहुत सही। तो इस तरह से आप जो है आसानी से हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तक आप बना सकते हो इस सवाल को। ठीक है, सेम ऐसा ही सवाल एक बार और आया हुआ है, यहाँ पे क्या कर दिया था, ठीक है ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे जो दिया हूँ, ठीक है, ये है कि x प्लस वाई बराबर क्या कर दिया था, 10 कर दिया था, और x और y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए बोला था। x प्लस वाई बराबर 10 और x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए बोला था। सेम प्रोसीजर से आप बनाओगे। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। तो x प्लस वाई बराबर क्या कर दिया था, 10 कर दिया था, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस x, और फिर इस तरह से आप हल कर लेना, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हल करते जाएंगे, ये हो जाएगा 10, कोई भी चेंजेस बस हो रहे हैं, नंबर बस चेंज हो रहा है। 10 माइनस 2x हो जाएगा, 8 के जगह में बस 10 होते जा रहा है, x के जगह में 10 होते जा रहा है, 8 के जगह में 10 होते जा रहा है, बस बाकी सब चीज़ें, सब कॉन्सेप्ट वही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप करके वो वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो भी नहीं सकता, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही तो हल करना है। x प्लस वाई बराबर 10 बस रख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कर लोगे सभी। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पूरा आपको दिखाया, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, और सॉल्व भी करके मैंने आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझाया है, ठीक है। आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो टाइप तो यही है, उच्चतम, निम्नतम या अधिकतम, न्यूनतम भी बोल सकता है इसको, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ भी कह सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा कह सकता है, कई सारे नाम है, बस अधिकतम निम्नतम को याद रखना, इस तरह से पूछता है। तो एक सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए बोल रहा है। एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी देखो अधिकतम शब्द आ गया, मतलब आपको तुरंत समझ जाना है। एक आयत का परिमाप दे दिया है, तो आयत के बारे में दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आयत क्या दिया हमको, आयत के बारे में दिया है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आयत का लंबाई, माना आयत के बारे में दिया है, तो माना लंबाई बराबर क्या है, L है, और चौड़ाई बराबर क्या है, चौड़ाई बराबर क्या है, B है, जैसा हम लेते हैं, ठीक है। अब देखो परिमाप का बात किया है, तो आयत का परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी परिमाप का बात क्या है, ये भी लिख लेते हैं। परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर जिसको कहते हैं, क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये दिया है। और परिमाप कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 100, परिमाप दिया ना 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो जो इंफॉर्मेशन है सब लिखते जाओ। 100 सेंटीमीटर दिया था, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, 100 वैल्यू पुट करोगे,
एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एल प्लस बी बराबर 100, 2 को इधर भेज दो, पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 50 भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके पास 50। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, हो सकता है इसका कुछ जरूरत पड़े हमको, यहाँ पे रख दी, ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन था, वहाँ से इतना बना ली। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए बोल रहे हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल ए बराबर एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी होता है। ठीक, अब जिसको मैं बार बार कहता हूं, अगर अधिकतम न्यूनतम का सवाल आया तो जिसको आपको अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने कह रहे हैं, बस उसी को टारगेट में लो और उसको ले लो फंक्शन, यही फंक्शन है। ठीक है, माना ये फंक्शन है, अब हमारे पास ए आ गया, ये इसको एफ एक्स ले सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, तो एफ एक्स बराबर वैसे ही करें, आपका आदत है क्योंकि वही करने का, तो एफ एक्स बराबर एल इंटू बी ले लेते हैं, या ए बराबर जो दिया है वही काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मान दिया हुआ है, इसी को रख लेते हैं। चलो, तो a बराबर एल इंटू बी का आपको अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए बोला है तो अधिकतम मान निकालना है। ठीक है भाई, हमको ये पता है। अब ये पता है तो हमको क्या निकालना है, किसके सापेक्ष हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, ये आपको सोचना है थोड़ा। ठीक है, तो हमारे पास डी ए है, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष या लंबाई या चौड़ाई के किसी के सापेक्ष कर दो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हम लोग क्या माने, एल और बी माने, तो उसी के सापेक्ष एल के सापेक्ष कर दो। चलो, एल के सापेक्ष, आप बी के सापेक्ष भी कर सकते हो, एल के सापेक्ष भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एल के सापेक्ष अवकलन कर दिया। चलो भाई, एल के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो ये आ गया डी ए बटे डी एल, ये डी एल बटे डी ए बटे डी एल। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, एल के सापेक्ष क्यों करें, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया, लंबाई के सापेक्ष करो या चौड़ाई के सापेक्ष करो, ये तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एल इंटू बी हो जाएगा। फिर से वही समस्या, अगर मैं यहाँ पे लूँ दो फलन फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बी का मान कहीं से कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास एल प्लस बी बराबर क्या है 50 है, तो बी का मान हम ऐसा लिख सकते हैं कि अब 50 माइनस एल, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, नहीं ना। बी का मान उठा करके यहाँ पे रख दो बस सीधा, तो ये हो जाएगा डी ए बटे डी एल बराबर डी बाई डी एल। ठीक है, डी बाई डी एल, इसको हम लोग पहला फलन बोल सकते हैं एफ डैश ए। ठीक है, ए लिखे थे, एफ डैश ए भी लिख सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, एफ डैश ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। एक बार अवकलन किए तो एफ डैश ए लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया एल इंटू बी का मान क्या रखना है, बी का मान ही हो जाएगा तो 50 माइनस एल, ये रख दो। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बड़ा लगा दो। चलो ठीक है, तो एफ डैश एल का एफ डैश ए का मान क्या आ गया, देखो यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे, पहले तो गुणा कर लो अंदर, ये क्या हो जाएगा 50 एल माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अवकलन कर दो तो एफ डैश ए इज इक्वल टू 50 एल का अवकलन करेंगे तो 50 बाहर आ जाएगा, एल डी एल बटे डी एल आ जाएगा कैंसल, इसका करेंगे माइनस एल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2l आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना, एल स्क्वायर का अवकलन अंदर आएगा, डी बाई डी एल स्क्वायर होगा तो 2 सामने आ जाएगा और एल आ जाएगा, 2l आ जाएगा। क्लियर, अवकलन करने आता है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, पहला समीकरण। एक बार अवकलन हो गया ना, मैंने क्या कहा था, इसको 2 बार अवकलन कर दिया करो, तो ये हमारे पास पहला मान है। ठीक है, अब इसका मान उच्चिष्ट निकालने बोले, अधिकतम निकालने बोले, न्यूनतम निकालने बोले, आपको इसका मान शून्य के बराबर ले आना है। ठीक है, तो अधिकतम या न्यूनतम है, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है वही शब्द का प्रयोग करते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल लिखा है तो ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल हेतु इसको क्या कर देना है, बराबर कर देना है 0 के, तो एफ डैश ए बराबर क्या हो जाएगा 0। एफ डैश ए का मान कितना है, तो 50 माइनस 2l इज इक्वल टू आ गया 0, यहाँ से 2l इज इक्वल टू 50, सो l इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो क्या, l इज इक्वल टू आ गया आपको क्या 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया परिमाप 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है। ये आगे 25 सेंटीमीटर एल का मान जैसे ही आया आप बी निकाल सकते हो। अतः बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर तो यहाँ से निकाल सकते हो, बी बराबर 50 माइनस 25 से कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बी का मान भी आपको पता चल गया, कितना आ गया बी का मान 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको लंबाई और चौड़ाई तो निकालना था, निकाल दिए, लेकिन ये अधिकतम है वो बताना भी तो है ना, इसलिए समीकरण 1 का अब कैसे आपको पता चलेगा ये अधिकतम है,
तो मैंने आपको बताया था ना कि समीकरण 1 का एक बार और अवकलन करो। समीकरण 1 का L के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो, पुनः अवकलन। चलो इसका फिर से अवकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे आंसर 0 आएगा, इसका अवकलन करेंगे -2 आएगा। तो एफ डबल डैश ए का मान कितना आया, -2 आया। तो हम लोग को पता है चूंकि एफ डैश ए का मान अगर छोटा आ गया 0 के, अतः मान क्या होगा, अतः मान अधिकतम होगा। बस बात क्लियर भाई, अधिकतम आ रहा है कि नहीं, फिर से छोटा आ गया। अगर ये बड़ा आता तो हमारा आंसर बिल्कुल रॉन्ग था, क्योंकि ये बड़ा आ गया। इसका अवकलन किए, फिर देखिए इसका मान 0 से छोटा आ गया, मतलब मान अधिकतम आ गया, अतः हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अतः आपको क्या निकालना है, क्या निकालना था, जो भुजाओं का बस माप निकाला, आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर, अधिकतम क्षेत्रफल की आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अतः आयत की भुजाएं, तो आयत की भुजाएं जो आपने निकाला वो बिल्कुल सही हैं, इसी के लिए बस अधिकतम मान हो सकता है, बाकी के लिए नहीं। तो आयत की लंबाई L बराबर कितना आया, 25 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई B बराबर कितना आया, ये भी 25 सेंटीमीटर आया। इस तरह से आपको ये सवाल बना लेना, बहुत आसान था क्या, ये भी कितना आसान सिंपल तरीके से मैंने बताया। बस आपको अधिकतम निम्नतम या उच्चतम, अधिकतम बोलता है, न्यूनतम बोलता है, उच्चतम बोलता है, न्यूनतम बोलता है, निम्नतम बोलता है, इन सबको ध्यान में रखना है और आसानी से हल करना है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सवाल, ठीक है, इस तरह से हल करना है। एक और सेम इसी तरह का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, इस बार इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया है उसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा, यहाँ पे जो दिया है सेम ऐसे ही सवाल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा सभी, ठीक है, ये जल्दी नोट डाउन कर लो। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, सेम ऐसा ही सवाल है, ठीक है, आपके एग्जाम में आयत वाला आया हुआ है। ऐसे आयत के अलावा मैंने एक समीकरण दो समीकरण लेकर के सेम टाइप का क्वेश्चन बताया भी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपको, एक आयत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि इसका परिमाप न्यूनतम हो कह रहा है। इस बार न्यूनतम की बात कह रहे हैं, तो इस बार क्षेत्रफल गिवन है, आयत का क्या गिवन है, क्षेत्रफल। चलो हल करते हैं इसको थोड़ा। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं। आयत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है बोल रहे हैं, 25 वर्ग सेंटीमीटर है कह रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आयत का लंबाई L और चौड़ाई B, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका परिमाप, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि इसका परिमाप न्यूनतम है। तो परिमाप का सूत्र तो यही होगा ना, तो परिमाप न्यूनतम है, ध्यान रखना। इस बार क्या क्या, इतना चीज, परिमाप का सूत्र वही होगा, और जो हमारे पास आता है बस वही हमारा, उसी के लिए न्यूनतम होगा, ऐसा बोला है ना। परिमाप क्या है, न्यूनतम। तो परिमाप के लिए न्यूनतम लेकर के हमको क्या करना है, हल करना है इस सवाल को। ये बात क्लियर हो गया, चलो ठीक है भाई, परिमाप को न्यूनतम लेना है इस बार, जैसा सवाल में कह रहे, जैसा वर्डिंग ऐसा, जैसे सेंटेंस गिवन है वैसे ही देखो। तो चूंकि हमको पता है, चूंकि क्षेत्रफल जो गिवन है, वहाँ से पहले थोड़ा टारगेट हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल है 25 क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 25, ये गिवन है, ठीक। ये एक रिलेशन आया L और B में, रखते हैं क्योंकि इसका यूज करना पड़ता है हमको, ठीक है। अब जो हमारा फलन है, क्योंकि परिमाप न्यूनतम है बोल रहा, मतलब फलन यही लेंगे हम, फलन यही लेंगे, क्या लेंगे, तो परिमाप न्यूनतम है उसके लिए लेना पड़ेगा। तो P बराबर, तो फलन क्या है, फलन किसको लेंगे, इसको लेंगे, P बराबर 2L प्लस B। फिर से वही बात है, अगर यहाँ पे x y होता तो x के सापेक्ष है, y के सापेक्ष अवकलन करो कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे L और B है, लंबाई और चौड़ाई है। आप लंबाई चौड़ाई x और y भी ले सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई L और B लिए, तो चाहे तो आप L के सापेक्ष अवकलन करो या B के सापेक्ष अवकलन करो, कोई भी, जिसके सापेक्ष कर रहे हो वही बस होना चाहिए, बाकी चीज को गायब कर दो। जैसे अगर मैं L के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक फलन है, तो L के सापेक्ष अवकलन अगर हम करते हैं इसका, देखो L के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो dP बटे dL बराबर, दो को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, d बटे dL L प्लस B। अब प्रॉब्लम फिर से वही होगा, L के सापेक्ष L का तो कर सकते हैं बट B का नहीं कर सकते, इसलिए आपको B को बदलना होगा। यहाँ श्रृंखला नियम नहीं लगा सकते भाई, श्रृंखला नियम लगाएंगे मान लो, तो dB बटे dL आएगा, उसका मान कौन देगा,
कौन देगा? यहाँ नहीं, इससे पहले राशियों के परिवर्तन की दर में वो मान गिवन रहता था, निकालने के लिए कुछ गिवन रहता था, इसलिए हम लोग वहाँ उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसको परिवर्तित कर लो, बी का मान आप एल के सापेक्ष करो तो बी को हटाओ, कहीं से यहाँ से हटा सकते हैं, तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो बी बराबर ये हो जाएगा 25/L लिख देंगे तो गलत है क्या? नहीं ना, बस उस मान को यहाँ पे डाल दो। तो dP/dL इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? F'(P) गलत हो जाएगा क्या भाई? नहीं ना, ठीक, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे इसका मान रख देंगे D/dL, ये हो जाएगा L प्लस B का मान कितना है? 25/L। लघुत्तम ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लघुत्तम नहीं लोगे तो एक एक करके हल कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा F'(P) बराबर कितना हो जाएगा? 2 बाहर, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे? अवकलन D/dL L प्लस D/dL 25/L, इनका हमको क्या करना है? लघुत्तम करना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो हल करते हैं। तो F' देखो F'(P) का मान क्या आ जाएगा? F'(P) का मान 2 तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा DL/dL क्या आता है? इसका मान होता है 1 धन, ये क्या हो जाएगा? 25 बाहर आ जाएगा 25, और इसका अवकलन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई? D/dL L की घात ऋण 1, क्योंकि ये जो है बट्टे में था, ऊपर आएगा तो घात माइनस में हो जाएगा, ये क्लियर है। अब इसको हल कर लो, तो F'(P) बराबर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 25, एल का यहाँ पे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो सूत्र है बेसिक सा, x की घात n का क्या होता है? n x की घात n-1, यही होता है ना, बस यही लगाना है। तो हो जाएगा -1, समझ आ जाएगा, L⁻n -1, तो ये हो जाएगा क्या? -2, सिंपल सा बात है, ये काम करना है आपको, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? F'(P) इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 25 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा ना, ऐसा लिख दो, -25/L⁻2 है, जब उसको नीचे लिखेंगे तो L² तो लिख सकते हैं ना, L², ये मान आएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपने F'(P) निकाला, F'(P) का मान जो निकाला आपने, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ठीक। अब आगे क्या करना होता है? फिर से पुनः अवकलन करना होता है इसको, ठीक है। पुनः अवकलन किस तरह से करेंगे देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। ये मान आ गया हमारे पास, एक बार अवकलन होता है तो उच्चिष्ट बोले या निम्निष्ठ बोले, उच्चतम बोले या निम्नतम बोले, कुछ भी बोले, ठीक है, अधिकतम बोले या न्यूनतम बोले, कुछ भी कहे, हमको इसका मान क्या करना होता है? 0 के बराबर करना होता है। तो ये हमारे पास एक समीकरण है, हमेशा इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, एक इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लेने पर? तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ बोले है ना, क्या न्यूनतम होना चाहिए, तो न्यूनतम हेतु कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, उच्चिष्ट हो चाहे न्यूनतम हो, निम्निष्ठ हो, ठीक है। यहाँ पे F'(P) का मान आपको 0 के बराबर करना ही होता है, जो मान है वो डाल दो, ये हो जाएगा 1 - 25/L², इसका मान आ जाएगा 0 के बराबर, इसको पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 0/2, खत्म, ये 2 तो खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा? 1 - 25/L² इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 25/L का वर्ग बराबर क्या? 1 लिख सकते हो। तो L का वर्ग बराबर कितना आ गया आपके पास? 25। तो L बराबर आप क्या लिख सकते हो? वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 से क्या संख्या मान निकल सकता है? +-5, लेकिन आपको उच्चिष्ट मान लेना है। तो +-5 आपके पास आए, ये बात क्लियर है, +-5। तो अगर आप x बराबर 5 लिए, या सॉरी L बराबर 5 लिए तो 5 का मान रख सकते हो न्यूनतम परिणाम के लिए। न्यूनतम परिणाम चाहिए या न्यूनतम परिमाप चाहिए, न्यूनतम परिमाप हेतु 5 रख सकते हो। प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे ये डिपेंड करता है, तो पहले एक बार इसका फिर से अवकलन कर दो, ठीक है। तो अगर इसका मान अवकलन करने पे अगर निगेटिव आ रहा है, L का मान रख दो कहीं पे, यहीं पे रख दो, चलो 25 रख दो। तो अगर +5 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। L का मान कितना आ जाएगा? तो समीकरण 1 में L का मान L बराबर +5 या 5 रखने पर कहाँ
समीकरण 1 में रख के देखो जरा, थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे आपको लिखना नहीं, यहाँ पे अगर मान रख दोगे तो एल का मान 5 रखोगे 25/25 हो जाएगा, वो हो गया क्या 1 ऋण 1 क्या हो जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 का अवकलन करो, डायरेक्ट यहाँ मत रखो, सीधा एक बार और समीकरण 1 का अवकलन करो, या ये सब नहीं, टेंशन ही नहीं है भाई, इसका एक बार और अवकलन करोगे तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेना, समीकरण 1 का पुनः अवकलन, क्योंकि 2 बार अवकलन तो करना पड़ता है ना आपको, 2 बार अवकलन करोगे तो 2 बार अवकलन करोगे तो क्या मान आ सकता है, जरा देखो सोचो, 2 बार अवकलन करोगे तो इसका मान फिर से क्या हो जाएगा, देखो शॉर्टकट, समीकरण 1 का पुनः अवकलन, ठीक है। एल बराबर 5 आ गया ना, तो यहाँ से बी का मान पहले तो निकाल सकते हो। एल बराबर जब 5 आया ±5, तो अतः बी बराबर भी क्या हो जाएगा 25/5, मतलब ये आ जाएगा कितना 5, तो बी का मान भी 5 आएगा, एल का मान भी 5 आएगा। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करके एक बार दिखा देते हैं, तो f" बराबर, देखो इसका पुनः अवकलन करेंगे, 2 का 2 एकम 2 हो जाएगा, ये तो छोड़ो, ये हो जाएगा 50, कितना 25 दूनी 50, 50/L², इसका अवकलन करेंगे तो 50 बाहर आ जाएगा, और इसका अवकलन 1/L², 1/L² का L की घात क्या हो जाएगा -2, -2 का अवकलन करेंगे तो -2 सामने आ जाएगा, -2 और L की घात क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो जब आप इसको हल करोगे तो हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा, -100/L की घात कितना हो जाएगा 3, आप देखोगे इसका मान क्या आ जाएगा, इस तरह से आएगा। आप हल करते जाओ बस, कोई टेंशन ही नहीं लेना है, तो पुनः अवकलन करके आपको दिखाना है बस। चलो यहाँ तक हो गया। अब आपको उच्चिष्ट मान निकालना था, एक बार आ गया, बस यही सब यहीं तक सीमित रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे सीधा आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे आप न्यूनतम परिमाप के लिए, क्योंकि परिमाप न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम मान तभी आ सकता है जब आप 5 रखते हो एल का मान और बी का मान 5 रखते हो, तब क्षेत्रफल एल इंटू बी 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो एल बराबर 5, बी बराबर 5 के लिए क्या होगा, न्यूनतम मान आएगा, एक लंबाई 5 होगा और चौड़ाई भी 5 होगा, तब न्यूनतम मान किसका, परिमाप का न्यूनतम मान आएगा आपके लिए यहाँ पे। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह का सवाल था जो क्वेश्चन नंबर 9 किए थे, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी आपको बता देता हूँ, ये आखिरी सवाल है इस टाइप का। तो आप देख सकते हो 6 सवाल आपको टाइप 1 से मिले थे, यहाँ 5वां सवाल टाइप 2 से मिल रहा है। तो टाइप 2 5वां सवाल, टाइप 2 का 5वां सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आयत वाला एक सवाल आया, 2 सवाल आयत वाले आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, उसको मैंने समझाया, आसानी से बना लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है। 2 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x + y बराबर, 2 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x + y, पुनः दे दिया, देखो x + y बराबर आपको दिया है 60, ठीक है, और xy³ उच्चिष्ट हो रहा है, तो x + y बराबर कितना दिया है 60 दिया है, और xy³ क्या हो, उच्चिष्ट हो बोल रहा है, इस बार उच्चिष्ट हो ये कह रहे हैं, उच्चिष्ट हो ये आपको फलन दिया है, ठीक है। तो जो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ पूछता है उसी को फलन लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना fx बराबर क्या है, xy³ है, ठीक है। आपको जो गिवन है उसका मान लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर x के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं, मैं कहता हूँ x के सापेक्ष अवकलन कर दो। सबसे पहली बात तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' लिख देंगे, इसको अवकलन करने जाएंगे तो d/dx ये हो जाएगा x × y³। फिर से परेशानी में फंस गए, y का क्या करेंगे आखिर, तो y का मान निकालने के लिए कुछ तो गिवन है, यहाँ से आप y निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि x + y बराबर कितना गिवन है 60 गिवन है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 ऋण x हो जाएगा, इसका मान उठा करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो f' बराबर आपको क्या मिलेगा, d/dx ये हो जाएगा x × 60, y का मान डाल रहे हैं 60 - x होल क्यूब, ठीक है। आपको अब क्यूब का फॉर्मूला पता है तो क्यूब करो। देखो 2 तरीके से इसको बता रहा हूँ, एक अलग तरीका यहाँ पे और सिखा रहा हूँ। अब कई लोग का क्या होगा प्रॉब्लम, अरे सर क्यूब हो गया थोड़ा लंबा चौड़ा, इसका a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा,
कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब क्या करो, ये परेशानी दे रहा है ना आपको, एक काम करो y के सापेक्ष अवकलन कर दो इसको, किसको, इसको y के सापेक्ष अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा dy। अब जो x है उसको हटा दो, x तो निकाल सकते हो ना यहाँ से, जब y बराबर क्या, y बराबर 60 ऋण x निकाले थे, अब x बराबर वैसे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 60 ऋण y हो जाएगा, और यहाँ पे x को हटा दो तो x का मान हटा दिया मैं यहाँ पे और लिख दिया 60 ऋण y, और ये हो जाएगा क्या y³। अब ये ज्यादा आसान है क्या, कोई डाउट? क्या करना था मैं दोनों तरीके से बता दिया भाई, आपका आंसर सेम आएगा, घबराने वाली बात ही नहीं है आपको, ठीक है। आपका आंसर कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। क्या क्या था फिर से समझ लो, ये गिवन था, इसका उच्चिष्ट मान निकालना था हमको, ठीक है। हमने एक जिसका उच्चिष्ट मान निकालना होता है उसका एक फलन मानते, फलन मान लिया और y के सापेक्ष इस बार अवकलन कर दिया, x के सापेक्ष करने का कोशिश किया लेकिन यहाँ पे क्यूब हो जा रहा था, बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हमने y के सापेक्ष कर दिया और तुरंत चेंज कर दिया ये सब चीज़ों को, ठीक है। और y के सापेक्ष कर दिया तो यहाँ x का मान निकाल दिया, x का मान रख दिया, यहाँ पे हल कर दो इसको सीधा सिंपल सा, क्या हो जाएगा f' इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये देखो y के सापेक्ष कर रहे हैं इसको ध्यान रखना, y कर दे डी बाई डी वाई, और ये क्या हो जाएगा तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 60y³ माइनस y⁴, ये हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर दो सीधा सिंपल सा, f' इज इक्वल टू, इसको एक फलन माने थे, y का भी फलन मान सकते हो, x का भी फलन मान सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने x का ही माना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको y का भी फलन मान सकते हो, ठीक है। सीधा हल कर दो इसको तो 60 क्या हो जाएगा बाहर, y की घात 3 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y की घात 2 3y² माइनस y की घात 4 का करेंगे तो 4y³, ठीक है। ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू, इसको हल कर दो अब सिंपल सा, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, ये माना है आपके पास। अब देखो यहाँ पे आ गया क्या 180y² माइनस 4y³ होगा, क्लियर। ये मान आपके पास आ गया, एक बार और अवकलन कर दो इसका, क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इसका मान उच्चिष्ट चाहिए, उच्चिष्ट हेतु निकालना है आपको, ठीक है। एक बार और अवकलन कर दो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो ये आ जाएगा f'(x), इसका सॉरी y के सापेक्ष कर रहे थे, देखो थोड़ा x का हैबिट हो गया ना इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलो देखो y के सापेक्ष इसका अवकलन करो, क्या हो जाएगा 180 × 2, ये डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, 180 आया था और ये हो जाएगा 2y, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 × 12 y की घात 2, ये हो जाएगा। आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360y माइनस 12y², ये आ गया f'(x) का मान, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमको किसका उच्चिष्ट मान निकालना है x y, चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद उच्चिष्ट है निम्निष्ट है तो दोनों मान निकाल लिए ना, एक बार एक डैश निकाल लिए, डबल डैश भी निकाल लिए। उच्चिष्ट है निम्निष्ट हेतु f'(x) का मान क्या बोला है हमको, इसका उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट हेतु लिख लो, चलो जैसा दिख रहा है वैसे ही लिख लो। उच्चिष्ट हेतु हम लोग जानते हैं f'(x) का जो मान है वो बराबर लेते हैं किसके, 0 के, इसका मान ले लो 0 के बराबर, 180y² माइनस 4y³ इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 4y² कॉमन ले लो, 4y² अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देखो ध्यान से दोनों जगह से, तो 4y² कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 45 माइनस 4y² बाहर निकल गया तो यहाँ y बचा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है 4y² इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 45 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4y² 0 आ रहा है तो 4y इसका मान क्या हो जाएगा 0, y का मान 0, यहाँ से इसको लेने का जरूरत नहीं, हमको y बराबर क्या मिला, यहाँ से 45 मिला। जैसे ही y का मान 45 मिला तो आप यहाँ पे जो आपने निकाला था x का मान यहाँ से निकाल सकते हो क्या, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 60 ऋण y, तो ये हो जाएगा x बराबर 60 ऋण, ये कर दिया 45 तो x का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब आपका मान x 15 आ गया और y क्या आ गया 45 आ गया, क्लियर। देखो ध्यान से, ठीक। उच्चिष्ट मान है ये कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे मान डाल के चेक कर सकते हो आप, इसका मान हमेशा क्या आएगा उच्चिष्ट है, चेक करके दिखाओ, अगर ऐसा बोला तो आप चेक कर सकते हो y बराबर 45 पर देखो, ठीक है, चेक करके आपको दिखा भी देता हूं मैं, यहाँ पे इतना माना है x और y, आपका आंसर आ गया ना, तो y बराबर 45 पर चेक करके देख लो, f'(x)
एक्स बराबर क्या है देखो 360y माइनस 12y स्क्वायर। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 360, y का मान कितना है 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू 45 करो, 360 इंटू 45 करके फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 45 स्क्वायर का, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू पक्का यहाँ पे ऋणात्मक आएगा। क्वेश्चन में क्या है, ये उच्चिष्ट मान है ना, तो आप जब चेक करोगे तो इसका वैल्यू ऋणात्मक आएगा, निगेटिव में आएगा। इसका मतलब क्या है, आप मैं पूरा वैल्यू यहाँ पे रख के नहीं दिखा रहा हूँ, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। इसका मान ऋणात्मक में आएगा, अतः x बराबर कितना है 15 तथा y बराबर 45, ठीक है, पर एक्स वाई क्यूब जो है क्या होगा, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट होगा। यही आपको करना है। तो इस तरह से एक्स वाई क्यूब का आप मान भी निकाल सकते हो। तो किस मान के लिए, एक्स और वाई के किस मान के लिए पूछा था, तो ये आपको करना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 11। पहला टाइप और दूसरा टाइप हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, क्लियर है। आगे के अगर आप चाहते हो आगे के वीडियो या आगे के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, दो टाइप जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसको मैं इस पार्ट में रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है अभी जो वीडियो अपलोड करना है ना, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से अभी इस वीडियो को मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। अदरवाइज़ मेरे पास तो क्वेश्चन अभी रखे हुए हैं पूरे 21 क्वेश्चन है हमारे पास। अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 11 क्वेश्चन दो टाइप में हुए, बाकी 3 टाइप का क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन है। 3 टाइप में अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो 3 टाइप अभी भी बाकी हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसके भी आंसर चाहिए हमको, इसका भी कॉन्सेप्ट समझना है थोड़ा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर पाएंगे, हम बिल्कुल आपके लिए उतनी जल्दी वीडियो ला पाएंगे, बिल्कुल, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, अगर आपको और भी पार्ट चाहिए तो कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये चैप्टर बस नहीं, इवन मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बिल्कुल ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो CBSE बोर्ड वाले भी हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए भी, ये सबके लिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम है CBSE वालों के लिए भी, ठीक है। तो आप बिल्कुल शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यार्थियों तक हमारा ये वीडियो पहुँचाएँ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़ पाएंगे उतना जल्दी हमारा भी यहाँ कोशिश है कि हम आपको जल्दी से जल्दी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो ये तो अवकलन के अनुप्रयोग है, एक पार्ट हो गया कंप्लीट, आज का ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ जो टाइप 2, जो टाइप 3 और टाइप 4, 2, 3, 4 जिसका डिस्कशन हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में ही किया था, वो टाइप मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा दूसरे में, और कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं वो दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, क्लियर। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मुझे भी पता लगे कि किन किन स्टूडेंट को इसका रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, क्लियर। और बाकी सब सब्जेक्ट के भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ जो ये मैथ्स है वो चलते ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराते जाऊँगा चैप्टर वाइज। तो इस चैप्टर से बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 को टारगेट करने वाले हैं, अवकलन को। अवकलन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं, बस कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरह से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्लियर। तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक। इतना मेहनत जो है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलना चाहिए। आई होप बातें समझ आई सभी प्यारे स्टूडेंट को, ठीक है। और बस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत जल्दी हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जितने ज़्यादा मिलेंगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 to 21। ओके।